नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 10 मिनट 10 एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 28 कंप्लीट करेंगे। यहाँ पार्ट 29 भी लिखा है, तो ये पार्ट 29 आपके लिए अलग से आएगा। आज 10 बजे तक आ जाएगा रात को, इसलिए क्योंकि जो बच्चे रेगुलर इसे फॉलो कर रहे हैं उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। मैंने देखा है 2 पार्ट साथ आते हैं तो उसमें क्वेश्चन कम रहते हैं, जिससे बच्चों को नुकसान होता है। तो हम इसको सेकंड जो 29 पार्ट होगा उसे हम अलग से ही लेकर आएंगे। ओके, तो चलिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें इन सभी सोशल नेटवर्किंग साइट से फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और हमें लगता है कि हमें और अच्छा अच्छा टॉपिक पे वीडियो बनाकर आपको नॉलेज प्रोवाइड करना चाहिए। आपको हमारे सभी वीडियो लेक्चर्स की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम ज्वाइन कर सकते हैं। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ये है आप लोगों के लिए एक हमारी तरफ से छोटा सा कंट्रीब्यूशन, स्टडी विथ नीलम ऐप। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्विज मिलेंगे, सभी वीडियो मिलेंगी और नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। आपके लिए रिवीजन के लिए जो शॉर्ट क्यूज गेम होते हैं वो भी यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो एक बार विजिट ज़रूर कीजिए, डाउनलोड करके देखिए, आपको जरूर फायदा होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो शुरू करते हैं हम आज का सेक्शन। हमारा पहला क्वेश्चन है, सेंदाई फ्रेमवर्क से संबंधित महत्वपूर्ण कथनों में से गलत कथन का चयन करें। हमें यहाँ पर रोंग कथन देखना है। ओके, हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हैजार्ड रिस्क रिडक्शन विषय पर वेबिनार होगा। जैसे सेमिनार होता है वैसे ही वेबिनार ऑनलाइन होता है। ओके, इसे 2015 में जापान में अपनाया गया था। जो सेंदाई फ्रेमवर्क है, इसे कब अपनाया गया? 2015 में जापान में। आपदा न्यूनीकरण के लिए यह प्रथम वैश्विक संधि है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, गलत कोई भी नहीं है उपरोक्त में से। ओके, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से क्लियरफुली पढ़ना सीखो, देन फिर आंसर दिया करो। तो उपरोक्त में से कोई गलत नहीं। तो यहाँ पर आपको बता देती हूँ, जो सेंदाई फ्रेमवर्क है ये जापान में 2015 में सभी देशों द्वारा अपनाया गया था। इसमें जो समय समय पर सभी देशों में कोई ना कोई आपदा आती है, बाढ़ आता है, तूफान आता है, भूकंप आता है, आग लग जाती है, ठीक है, बिल्डिंगें गिर जाती हैं, तो जिससे हजारों लोगों की मौत होती है। जैसे अपन ने देखा है जो पिछले 4 से 5 महीने रहे हैं, इसमें पेंडेमिक के दौरान ही इतनी भयानक प्राकृतिक आपदाओं का सामना पूरे विश्व ने किया। आप चीन की बाढ़ को याद कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों की जो आग है उसे याद कर सकते हैं, साइबेरिया की जो आग लगी जंगलों में उसे याद कर सकते हैं, जो लेबनान है वहां पर जो अभी जो अमोनिया नाइट्रेट जो विस्फोट हुआ है उसे याद कर सकते हैं। मतलब इस तरीके की सभी आपदाओं का क्या करना है, हमें न्यूनीकरण करना है। तो उस पर एक फ्रेमवर्क क्या होगा, एक वेबिनार होगा। किस विषय पर? हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हैजार्ड रिस्क। इसमें बाढ़, तूफान, ठीक है, चक्रवात, जितनी भी परिस्थितियां हैं प्राकृतिक आपदा, उन सभी विषयों पर क्या किया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में निम्न में से किस राज्य द्वारा राज्य तथा केंद्र सरकार की सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में लोगों को सक्षम बनाने के लिए परिवार पहचान पत्र को प्रारंभ किया गया है? तो ये प्रारंभ किया गया है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है आपका, इसे हम पीडीएफ में सही कर देंगे। ये प्रारंभ किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। सॉरी, ये प्रारंभ किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। ठीक है, हरियाणा सरकार ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, देखिए, जिस प्रकार से जो जनधन खाता है, ठीक है, जनधन खाते में क्या होता है, डीबीटी हो जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो जाता है। उसी तरीके से अब हरियाणा सरकार ने एक पहचान पत्र लेकर आए हैं। मध्य प्रदेश से अगर आप हैं तो आपको पता होगा समग्र आईडी जो होती है, ठीक है, उसमें आपका और आपके परिवार का पूरा डाटा होता है। और जो भी कोई आप सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो वहां पर आपको अपनी समग्र आईडी देनी पड़ती है। उसी प्रकार से ये क्या है, एक पहचान पत्र होगा। इसमें परिवार के सभी सदस्यों की बेसिक जानकारी सरकार के पास होगी और उस कार्ड में भी होगी, जिससे केंद्र और राज्य की सभी योजनाओं का लाभ आप प्राप्त कर सकेंगे। तो याद रखिएगा किस राज्य की योजना है ये, हरियाणा सरकार की। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा आसियान संगठन से संबंधित सत्य कथन पहचाने। आसियान संगठन, ओके, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। स्थायी सदस्यों की संख्या 21 है। भारत द्वारा मुक्त व्यापार की समीक्षा किए जाने से चर्चा में है। तो आसियान संगठन वर्तमान में क्यों चर्चा में? भारत द्वारा मुक्त व्यापार जो वो है समीक्षा है उससे चर्चा में है। ठीक है, तो इसमें से जो सत्य नहीं होगा यहाँ असत्य कथन होगा। ठीक है, इसे सबको मैं क्लियर कर दूंगी। असत्य कथन को आपको चयन करना है। ओके, तो यहाँ पर असत्य कथन होगा। स्थायी सदस्य इसके 10 है, ना कि 21।
ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, बाकी सभी तीनों पॉइंट राइट हैं, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा फ्लोराइड आयरन की जांच तथा अधिकता से होने वाला रोग कौन सा है। तो ये देख लेते हैं हम, इससे संबंधित पेयजल की जांच हेतु पेपर स्ट्रिप आधारित जिससे फ्लोराइड आयरन, क्लोराइड नहीं है, फ्लोराइड आयरन की मात्रा पता चलती है। ओके, किससे चलती है? पेपर स्ट्रिप से। जल की अधिकता से दंत फ्लोरोसिस, कंकाल फ्लोरोसिस हो सकते हैं। तो कौन से रोग हो सकते हैं फ्लोराइड आयरन से? दंत फ्लोरोसिस हो सकते हैं, आपके दांत तो छनने लगते हैं। ओके, कंकाल फ्लोरोसिस मतलब जो आपकी हड्डियां होती हैं वो भी घिसने लगती हैं। किसकी अधिकता से? ये होगी फ्लोराइड आयन की अधिकता से। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ए और बी, दोनों सही हैं। पेपर स्ट्रिप के माध्यम से एक पेपर आता है स्पेशली, उस पर अगर पानी की बूंदें डाली जाती है तो उससे पता चलता है कि किसी भी जल जो पीने जो योग्य पानी है उसमें कितनी मात्रा है किसकी? फ्लोराइड आयन की मात्रा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में निम्न में से किस मामले को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान पीठ को संविधान अनुसार विचार करने के लिए दिया गया है। तो ये दिया गया है 103वां संविधान संशोधन, जो किससे जुड़ा है? सवर्ण गरीबों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने से, ईडब्ल्यूएस के नाम से जो भी फेमस है। ठीक है, कितने प्रतिशत आरक्षण? 10% आरक्षण देना। संविधान पीठ में कितने सदस्य हैं? तो इसमें 5 जज होंगे जो विचार विमर्श करेंगे। हालांकि देखिए 10% जो आरक्षण देने की बात की जा रही है वो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसके अनुसार 50% से अधिक आरक्षण ना दिया जाए, उस निर्णय के अनुसार ये जो लिमिटेशन है क्या होगी? ऑलरेडी बढ़ जाएगी। इसलिए अब देखते हैं संविधान पीठ इस पर क्या निर्णय देती है, और यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन दिया गया है और ये किससे संबंधित है? तो ये सवर्ण गरीबों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने से संबंधित है। क्लियर है? नेक्स्ट, हाल ही में अब्राहिम अलकाजी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये थे थिएटर और रंगमंच से। 1940 और 50 के बीच में लगभग एक दशक तक इन्होंने रंगमंच में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रहे और अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये मुंबई से थे। ओके, इसलिए इन्हें याद किया जाता है और इन्हें रंगमंच का क्रांतिकारी भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप इन्हें याद रखेंगे। इनका हाल ही में निधन हो गया, अब्राहिम अल काजी को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में IISc बेंगलुरु द्वारा देश का पहला मोबाइल RT-PCR विशिष्ट RNA की मात्रा को मापता है। कौन? RT-PCR क्या करता है? वो जो बॉडी में विशिष्ट RNA होते हैं उनकी मात्रा को मापता है। लैब निम्न में से किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है कर्नाटक में। कहाँ बनाई गई है ये लैब? कर्नाटक में बनाई गई। पहली बात आ गई है, जहां भी पहला आए वो आपके लिए क्वेश्चन ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम इसका मीनिंग भी देख लेते हैं। मोबाइल इन्फेक्शन टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग होता है इसमें। ठीक है, मोबाइल का मतलब होता है जो गतिशील होती है। कहाँ स्थापित की गई है? कर्नाटक में। RT-PCR क्या होता है इसका फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन। ओके, ये इसका जो फुल फॉर्म होता है, और ये क्या करता है? जो RT-PCR ये हमारी बॉडी में जो अतिरिक्त या विशिष्ट RNA होते हैं उनकी मात्रा को मापता है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। निम्न में से किस संस्था का हाल ही में यूट्यूब चैनल सहकार कॉप ट्यूब NCDC इंडिया के नाम से लॉन्च किया गया? अगर NCDC का आपको फुल फॉर्म पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसमें विभिन्न जो क्षेत्र हैं कृषि और लघु उद्योगों से जुड़े हुए, उन्हें इस पर प्रोवाइड किया जाएगा। अभी ये 10 राज्यों में प्रारंभ किया जाएगा और अलग अलग भाषाओं में होगा। ठीक है, सभी भाषाओं में से प्रोवाइड किया जाएगा। अभी ये हिंदी में और 10 अलग राज्यों की लैंग्वेज में है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, रॉकी और एंडीज पर्वत श्रेणियों का निर्माण निम्न में से किस काल से माना जाता है? तो इन दोनों ही पर्वतों का निर्माण हुआ था क्रेटेशियस कल्प में। कब हुआ था? क्रेटेशियस पीरियड में हुआ था, रॉकीज और एंडीज पर्वतमाला। आप मुझे बताएंगे कि ये दोनों पर्वतमालाएं किन किन देशों में है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जितने भी स्टूडेंट देखते हैं वही आंसर कीजिए, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग एटलीस्ट मैप खोलकर तो देखेंगे। ओके, तो कीजिए ऐसा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर आपने 2019 के रिजल्ट देखे और आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आपको IAS बनना है या PSC की तैयारी करनी ही करनी है, तो फिर खोलिए अपने मैप्स को। ओके फ्रेंड्स, तो ये है क्रेटेशियस काल में इन दोनों पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो भारत में क्या हुआ था? भारत में इसी क्रेटेशियस काल में
दक्कन ट्रैप, जो ज्वालामुखी लावा होता है उसे दरारी उद्भेदन की वजह से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। और काली मिट्टी का निर्माण भी क्रिटेशियस कल्प में हुआ। इसमें दो मछलियां आई थी, सार्क और हैरिंग मछली। इसी काल में जन्म माना जाता है किनका? सार्क और हैरिंग मछलियों का भी इसी समय में जन्म माना जाता है, तो ये भी याद रखेंगे। और क्रिटेशियस काल एक और चीज से इंपॉर्टेंट है, जो डायनासोर थे उनका जो विलुप्ति का काल था उसे भी क्या माना जाता है? तो क्रिटेशियस काल को ही माना जाता है कि इसी समय में डायनासोर पृथ्वी से विलुप्त हो गए थे। ओके, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एल नीनो के संबंध में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। रॉन्ग आपको चूज करना है। एल नीनो प्रशांत महासागर में पेरू के निकट समुद्र तट के गर्म होने की घटना। जब समुद्र का तट क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, तब कौन सी घटना घटित होती है प्रशांत महासागर में? पेरू देश है दक्षिण अमेरिका का, ओके, उसके किनारे पर प्रशांत महासागर में कौन सी घटना घटित होती है? एल नीनो। तो एल नीनो किसको बोलते हैं? समुद्र के पानी के गर्म होने की घटना को एल नीनो कहा जाता है। इस मौसमी घटना के कारण विश्व के कई भागों में सूखा, बाढ़, मौसम की उत्कृष्ट अवस्थाएं या चरम अवस्थाएं देखी जाती है। मतलब मौसम का जो हम अनुमान नहीं लगा सकते, उससे अधिक बाढ़ होती है, उससे अधिक सूखा पड़ता है, ठीक है। तो ये चरम अवस्थाएं देखी जाती हैं, उत्कृष्ट अवस्थाएं देखी जाती हैं। एल नीनो में समुद्र की सतह का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ओके, भारत में एल नीनो में अधिक वर्षा होती है तथा ला नीनो में अत्यधिक सूखा उत्पन्न होता है। ये अत्यधिक सूखा उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा रॉन्ग आंसर होगा वो होगा डी। देखिए बाकी तीनों आंसर सही हैं आपके, तीनों ऑप्शन। यहाँ पर है डी जो है, देखिए इसका उल्टा कर दिया। यहाँ पर भारत में एल नीनो में क्या होता है? सूखा पड़ता है, ओके, और ला नीनो की स्थिति में क्या होता है? अधिक वर्षा होती है, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पर एक छोटा सा मैप डाल दिया गया जिससे आप समझ सको। ये देखिए, ये है दक्षिण अमेरिका और ये है पेरू, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा पड़ता है? अगर आप पृथ्वी को गोल घुमाकर देखें तो पैसिफिक ओशियन को आपको टारगेट करना है। किसको? प्रशांत महासागर को। और प्रशांत महासागर के आपको देखना है पूर्व की तरफ, ठीक है। ये है प्रशांत महासागर। और पेरू से आप देखेंगे अगर, तो पेरू के पश्चिम में क्या पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया से इधर क्या पड़ता है? ये रहा हमारा प्यारा भारत। तो ये कंडीशन क्या होती है? जब यहाँ पर क्या होता है? गर्म मौसम होता है और समुद्र की जब जल धाराएं चलती हैं, ठीक है, किस तरीके से चलती है? इस तरीके से। तो यहाँ पर भारत में भी क्या होता है? तापमान गर्म होता है, ठीक है। तो जब यहाँ पर भी गर्म होगा और यहाँ से गर्म जलधारा ही चलेगी तो क्या मौसम में परिवर्तन आएगा? डेफिनेटली आएगा। जब, क्योंकि यहाँ पर जगह ठंडी जलधारा होगी तो वो यहाँ आकर्षित होगी और यहाँ आकर्षित होने से क्या करेगी? भारत में वर्षा करेगी। लेकिन जब ये गर्म होगा और भारत का जो भूभाग है वो भी गर्म होगा तो वो वर्षा को आकर्षित नहीं करेगा। इससे भारत में क्या होगा? अत्यधिक सूखा पड़ने की या लेट मानसून आने की या मानसून में असमानता आने की स्थिति बढ़ जाती है। तो एल नीनो क्या करता है? एल नीनो क्या करेगा? ये सूखा लेकर आएगा और ला नीनो क्या करेगा? अत्यधिक वर्षा लेकर आएगा। ओके, क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इस मैप के माध्यम से। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।